सबसे पहले देखते हैं ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंस विद इंड एस, क्या इसके प्रोविजंस हैं। तो मैनेजमेंट का ये फ़र्ज बनता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू में दें। इसके लिए उनको एक एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट भी देना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड इंड एस फ्रेमवर्क, इंड एस के स्टैंडर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, और हम एक एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंड एस से कॉम्प्लाइंट है। हम भारत में ये नहीं कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस से कॉम्प्लाइंट है, हम यहाँ पे इंड एस से कॉम्प्लाइंट की स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि हम यहाँ इंड एस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हमने इंड एस कॉम्प्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं प्रेजेंट की हैं तो ऑडिटर हमारी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर सकता है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये है कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वो सिलेक्ट की हैं जो इंड एस के स्टैंडर्ड्स ने हमें गाइड किया। जो भी पॉलिसीज़ हमने सिलेक्ट की, हमने इंड एस 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज़, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ सिलेक्ट की हैं। हमारा इरादा फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैश फ्लो मूवमेंट, चेंजेस इन इक्विटी डिटेल में बताने का है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और जो भी इसके लिए ज़रूरी डिस्क्लोजर्स होंगे वो हम नोट्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेजेंट करेंगे, और हम कुछ भी ऑमिट, मिसस्टेट या ऑब्सक्योर नहीं करेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी डिटेल में यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देंगे। ये ट्रू एंड फेयर व्यू की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी एंटिटी ने गलत अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ कर ली है या कोई गलती कर दी है, तो गलती इतनी भारी पड़ जाती है कि जब भी वो एरर करेक्ट करेंगे या कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं, उन्हें एक थर्ड बैलेंस शीट पब्लिश करके दुनिया को बताना होगा, जो कि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। जब भी आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, आपको करंट ईयर और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, बट जैसे ही आपको 1 अप्रैल की बैलेंस शीट दिखाई दे गई तो समझ लेना इस एंटिटी ने या तो कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है या इन्होंने कोई एरर करेक्ट किया है। अगर आप पहली बार इंड एस कंप्लाइंट बैलेंस शीट देख रहे हो, उस साल तो थर्ड बैलेंस शीट मैंडेटरीली प्रेजेंट होती है। उस केस में आप इन एंटिटीज़ को छूट दे सकते हैं कि ये आपकी कोई गलती नहीं रही होगी इसलिए आपने प्रेजेंट की, बट इसके बाद अगर थर्ड बैलेंस शीट आती है तो ज़रूर इन्होंने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है या कोई एरर करेक्ट की है, उसके बारे में डिस्क्लोजर्स में जानने की कोशिश करो। इन फ्यूचर भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होता है तो कई बार ट्रांजिशनल प्रोविजंस की वजह से भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है, तो मौका नहीं है इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करने का, जिसकी वजह से कंपनी की साख पे फ़र्क पड़ता है कि अगर वो थर्ड बैलेंस शीट पब्लिश करते हैं जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि इन्होंने गलती की, तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाएगा कि इन्होंने गलती कर दी और अब ये करेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ हो सकता है उसमें भी गलती हो। तो कोशिश ये की जाती है कि थर्ड बैलेंस शीट पब्लिश करने का मौका ना आए, जिस साल हमने प्रेजेंट करनी है उसी साल हम सारी चीज़ें पब्लिश कर दें। मैनेजमेंट भी यही चाहती है, क्योंकि उन्हीं की साख पे डाउट पैदा होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये फ्रॉड या ये डिस्कवरी बाद में क्यों हुई, ये एरर क्यों हुआ, क्यों ओमिट कर गया, इसकी जांच भी हो सकती है। इसके बारे में बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की भी नज़र जा सकती है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो कंपनी एक तरीके से कटघरे में आ जाती है कि क्या इन्होंने जानबूझ के एरर किया, जानबूझ के कहीं ओमिट किया, ओमिशन तो नहीं कर दिया, मिस स्टेटमेंट में कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। ये सब चीज़ों के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए कोशिश की जाती है कि हम जिस साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं तभी हम सारी चीज़ें डिस्क्लोजर में दे दें, फाइनेंशियल आइटम्स अच्छे से डिस्क्लोज करें, सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को एडहर करें और कोई गलती ना करें।